हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज, आज हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस क्लास 7th एनसीईआरटी के चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोथ एस्पायरेंट्स के लिए, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप अभी एकेडमिक में हो। ओके, तो एनसीईआरटी पे बेस्ड है कम्प्लीटली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसके हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम टॉपिक्स इस सेशन में डिस्कस करेंगे, और जो भी टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। और एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स और प्लांट्स की, तो हमारी एनिमल बॉडी है। और प्लांट्स में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, शुगर का और अदर फूड का किसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी प्लांट बॉडी में। एंड अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स में क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो बॉडी वेस्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको फ्रेम कर सकते हैं कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है, तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं। सर्कुलेशन में हम पढ़ेंगे ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड हार्ट बीट। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूं, द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स विच इज़ मेंटेन्ड चीफली बाय द एक्शन ऑफ हार्ट एंड बाय विच न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड इंटरनल सिक्रेशन आर कैरिड टू एंड वेस्ट आर कैरिड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। तो सर्कुलेशन यानी सर्कुलर फॉर्म में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, ब्लड का, ऑल ओवर द बॉडी। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, अगर मैं ब्लड की बात करूं, सर्कुलेशन में जो सबसे मेन जो टॉपिक है इसका है ब्लड। तो अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड आपको पता है कैसा होता है, रेड कलर का जो कंपोनेंट, यानी जो हमारी ऑल ओवर बॉडी में फ्लूइड जो फॉर्म है, जो हमारी ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। यानी ये क्या है, ब्लड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स दैट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, प्लाज्मा का और सेल्स का, जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इट सप्लाइज इसेंशियल सब्सटेंसेस सच एज शुगर, ऑक्सीजन, हार्मोन्स टू सेल एंड ऑर्गन्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सेल। अब देखिए कि ब्लड का काम क्या होता है। बेसिकली आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसकी नीड होती है, फूड की नीड होती है। ठीक है, अब फूड की नीड है, हम फूड किस फॉर्म में ले रहे हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में लेंगे या फिर हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे, और उसका अपना एक सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है कि फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद जो इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं वो उसको क्या कर लेती हैं, जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं फूड में, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड जो एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है, वेस्ट होता है, वो हम बॉडी से आउट कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ कुछ फूड को इनटेक करने से और डाइजेशन करने तक की प्रोसेस। ठीक है, अब हमारी पूरी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब वो न्यूट्रिशन पहुंचना भी तो है, किसी ना किसी तरीके से पहुंचेगा। फिर जो भी
जो भी न्यूट्रिशन हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम से, यानी डाइजेस्ट होने के बाद फूड के, ठीक है, तो वो कहाँ डिज़ोल्व होगा, वो पूरा डिज़ोल्व होगा आपका ब्लड में जा कर के, ठीक है। और ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, पास आउट होगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये खास जो है रोल है किसका, ब्लड का। अब देखते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स और RBC, ठीक है। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको कहते हैं, और WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होती हैं और RBCs होती हैं, ठीक है। ये प्लेटलेट्स, RBC और WBC क्या होती हैं, सेल्स होते हैं, जबकि प्लाज्मा जो है फ्लूइड पार्ट होता है जो कि इनक्लोज करके रखता है किसको, WBC को, RBC को और प्लेटलेट्स को। बेसिकली प्लाज्मा में ये तीनों चीज़ें तैरती रहती हैं, फ्लोटिंग कंडीशन में होती हैं, ओके। तो चलिए वन बाय वन इनके फंक्शन देख लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूँ, तो प्लाज्मा जो है वो कैसा पार्ट होता है ब्लड का, ये फ्लूइड पार्ट होता है और स्ट्रॉ कलर्ड होता है, ओके। तो इसका जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक वर्ड है आपके सामने, इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स कुछ नहीं, RBC को कहते हैं, ठीक है। और सेल्स विद नो न्यूक्लियस। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन सा सेल होता है ब्लड में जिसका न्यूक्लियस नहीं होता है, या फिर अगर आपसे इसकी जगह ये पूछा जाए कि विच सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस, मतलब किस सेल का न्यूक्लियस नहीं होता, सिंपल सा क्वेश्चन, तो RBC जो होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स, उनका न्यूक्लियस नहीं होता है, ओके। और कंटेन हीमोग्लोबिन विच बाइंड्स ऑक्सीजन, ओके, एंड रेड ब्लड सेल्स इसका कॉमन नेम है। और अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो रेड होता है, वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, जो किसको बाइंड करके रखता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। और इसी की हेल्प से जो है ऑक्सीजन वो कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट हो पाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स। अगर ल्यूको वर्ड का मीनिंग निकाला जाए तो ल्यूको का मीनिंग होता है वाइट, जबकि इराइथ्रो का मीनिंग होता है रेड, ठीक है। इराइथ्रो का मीनिंग रेड होता है और ल्यूको का मीनिंग क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है। ये रूट वर्ड है बेसिकली। तो अगर मैं ल्यूकोसाइट्स की बात करूं तो ये कैसा है, वाइट, यानी WBC होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, या फिर हम कह सकते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होंगे। और इनका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली ये हमारी सेल, हमारी बॉडी के क्या होते हैं, बॉडी गार्ड होते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन जितने भी आपके बैक्टीरियाज, वायरस, जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मली क्या है, आपने सुना होगा कि किसी को डेंगू वगैरह या फिर नॉर्मल सा वायरल फीवर भी होता है तो उसकी प्लेटलेट्स डाउन होने लग जाती हैं, क्योंकि उसकी जो है इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा लो होने लग जाता है, ठीक है, उसका एक्शन लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होने की जो एबिलिटी होती है वो कम होने लग जाती है। यानी जब भी हमें कहीं पे कट लग जाता है तो क्या है, आपने देखा होगा कि हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर उसके बाद देन हमारा ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। यानी प्लेटलेट्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी खून का थक्का जमने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये कैसी शेप की होती हैं, इरेगुलर शेप होती है, ट्रांसफॉर्म टू मैश व्हेन कट, यानी एक जाली जैसे स्ट्रक्चर बनाती है जब भी हमें किसी बॉडी के किसी पार्ट में कट लग जाता है, ठीक है।
और अगर मैं इसकी आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डिस्क शेप होता है, यानी बीच में से लगोगे पिचका हुआ होगा बिल्कुल, और कैसा होगा, डिस्क शेप का होता है। आप समझ गए होंगे, ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स यानी खून की धमनियाँ, यानी खून जिसमें होकर के फ्लो होता है वो कौन कौन सी होती हैं। 3 होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स एंड कैपिलरीज। अगर मैं आर्टरीज की बात करूं, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट। जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। और जब हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होकर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है और अदर टॉक्सिन्स मिक्स हो जाते हैं, तो उस ब्लड को हार्ट तक लाने के लिए जो ब्लड वेसल होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए कहाँ पे, हार्ट की तरफ, ओके, टुवर्ड्स योर हार्ट। ओके, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आर्टरीज और वेन्स में जहाँ ब्लड एक्सचेंज होता है, जहाँ ये दोनों वेसल्स ज्वाइन होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। यानी ये आर्टरीज वेसल को और वेन वेसल को ये क्या करते हैं, ज्वाइन करती हैं। ठीक है, वहाँ एक मैश जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा डायग्राम अभी हम देखेंगे हार्ट का। उससे पहले हम हार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली हार्ट क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसको हम हार्ट नहीं कहते, ओके, इसको हम हार्ट कहते हैं। द वर्ड इज़ हार्ट, नॉट इज़ हर्ट। हर्ट मीनिंग HURT होता है, जिसका मीनिंग होता है किसी को चोट पहुंचाना या फिर एज यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट क्या है, एक पंप मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, किसका, सभी एनिमल्स के होता है। दिस organ pump blood through the blood vessels of the circulatory system. The pumped blood carries oxygen and nutrients to the body while carrying metabolic wastes such as carbon dioxide to the lungs. In humans, the heart is approximately the size of the closed fist and is located between the lungs and the middle compartment of the chest. अब देखिए हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है ना, और कैसा है, मस्कुलर है पूरी तरीके से, और थ्रू आउट लाइफ ये काम करता है। और ब्लड वेसल्स होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया, आर्टरीज, वेन्स और क्या, कैपिलरीज। ओके, एंड नेक्स्ट, और ब्लड वेसल्स और हार्ट को मिलकर के क्या बनता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी जो ब्लड वाला जो सिस्टम है पूरा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हार्ट और हमारा ब्लड और ब्लड वेसल्स मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, द पम्प्ड ब्लड कैरी, अब बेसिकली ये करता क्या है कि ऑक्सीजन को पंप कर देगा ब्लड के थ्रू, एंड नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपनी तरफ पंप कराता है, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्लोज्ड फिस्ट की तरह स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये फिस्ट क्या होता है, जब हम अपना हाथ बंद करते हैं, हम अपनी मुट्ठी बनाते हैं, तो मुट्ठी को कहते हैं फिस्ट। यानी एक मुट्ठी जैसा स्ट्रक्चर होता है किसका, हार्ट का। और कहाँ लोकेटेड होता है, ये हमारे 2 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। ठीक है, सॉरी 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, उसके बीच में लोकेटेड होता है। यानी हमारे लंग्स ये हो गए और यहाँ पे कहीं हमारा हार्ट लोकेटेड होगा, और जो कि किससे प्रोटेक्टेड होता है, चेस्ट बोन से, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, रिब केस। ओके, रिब केस से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्ट बीट। अगर मैं हार्ट बीट की बात करूं, यानी दिल की धड़कन, सिंपल सी चीज़, द रेगुलर मूवमेंट ऑफ साउंड ऑफ हार्ट एज इट सेंड्स ब्लड राउंड टू द बॉडी। ठीक है, तो रेगुलर मूवमेंट और साउंड्स ऑफ द हार्ट, जब भी हम हमारा हार्ट बीट करता है, तो उस टाइम पे अगर आपने मतलब जो थ्रू आउट लाइफ हमारा हार्ट बीट कर रहा है,
तो आपने कभी गौर से आवाज़ सुनी होगी कि एक बीट जैसा साउंड होता है, ठीक है। और जो कि अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूं तो नॉर्मल पर्सन में जो रेंज होता है, इसका जो लोएस्ट रेंज होता है वो होता है 60 एंड हाईएस्ट रेंज जो होता है वो होता है 100, जिसको 70/120 भी कहते हैं, ठीक है। अगर 60 से डाउन जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, एंड 100 से अबव जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। एंड डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। अब आपने देखा होगा कि हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए एक ईयरफोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं, जिससे हम हार्ट बीट को बेसिकली मेज़र करते हैं। अब ये है हमारे हार्ट का एक छोटा सा डायग्राम, देख लीजिए। जनरेटर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये इतना सुंदर नहीं होता जो आप एक हार्ट शेप जो बनाते हैं इस तरीके से, एक जनरेटर जैसा दिखता है ये, ठीक है। इस शेप का ये बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए अब देखते हैं हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, द प्रोसेस बाय विच एनिमल rid themselves of waste product and of the nitrogenous byproduct of मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली हम इतने सारे टॉक्सिन्स को इनटेक करते हैं, ठीक है, फूड के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, तो उस जो बाय प्रोडक्ट का एक्सक्रीट होना भी हमारी बॉडी से ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अगर वो एक्सक्रीट नहीं होगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली थ्रू एक्सक्रीशन ऑर्गेनिज्म कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल सी चीज़ है, एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है, क्योंकि हम हर तरह का डाइट लेते हैं और हर तरह का एनिमल डाइट लेता है, एसिडिक भी लेता है, बेसिक भी लेता है। बेसिकली उनके बीच का जो बैलेंस जो मेंटेन करके रखना पड़ता है वो किसकी वजह से होता है, एक्सक्रीशन की वजह से होता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, अगर मैं ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो उसमें अपियर ऑफ किडनी, यानी 2 किडनी होंगी, अपियर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। अब एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि बेसिकली है क्या। तो ये है कुछ डायग्राम किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो 2 पेयर ऑफ किडनीज अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है कि जो किडनीज़ हैं वो प्यूरिफिकेशन का काम करती हैं। देन जो भी लिक्विड बेस्ड यूरिया बेस्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि हम यूरिन के थ्रू पास करते हैं, वो कहाँ स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। एंड जब ये यूरिनरी ब्लैडर फेल हो जाता है तब हमें फील होता है यूरिनेशन का, ठीक है। देन हम यूरिनेशन के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू हम क्या करते हैं, उस वेस्ट को अपनी बॉडी से पास आउट कर देते हैं, किसकी हेल्प से, यूरेथ्रा की हेल्प से, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है प्लांट्स में। अभी हमने एनिमल्स का डिस्कस किया, सर्कुलेशन था, एक्सक्रीशन था, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी तो होता होगा। तो वो किसके थ्रू होता है, उनमें ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रॉपर, और ना ही उसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, बिकॉज वो अलग अलग है, एनिमल्स अलग हैं और प्लांट्स अलग हैं। तो प्लांट्स में किस तरीके से होता है तो वो हम देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स रेफर to the movement of water and minerals from the roots of different parts of the plants. It also includes the movement of the food prepared by the leaves to the entire plant. तो basically अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ प्लांट्स में, तो यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट होगा, या तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा और फूड ट्रांसपोर्ट होगा। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। सिंपल सा चीज़ है, सॉलिड फॉर्म में तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स, तो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है जब कोई इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, तो इनकी कुछ ट्यूब्स होती हैं, यानी हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ वेसल्स होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम वेसल्स, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स वर्ड का हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा सही है,
ठीक है। तो जाइलम जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। और जो फ्लोएम जो ट्यूब्स होती हैं वो किसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, शुगर को और अमीनो एसिड्स को, जो किस में डिज़ोल्व होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरी प्लांट बॉडी में, ठीक है। ये कुछ डायग्राम है, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये है जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स का डायग्राम। अच्छा, इसमें जाइलम और फ्लोएम में कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आप फ्लोएम को PH यानी फूड, FF का साउंड कर रहा है तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, यानी फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को, और जाइलम वाटर को, ठीक है। आप इसमें देख रहे होंगे कि जो जाइलम जो ट्यूब्स हैं वो उसका जो एरो जो जा रहा है वो अपर साइड में जा रहा है, यानी एक ही सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि फ्लोएम जो ट्यूब है उसके एरो अप साइड में भी है और डाउन साइड में भी है। क्यों? क्योंकि जो फूड है वो पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। लीव्स के थ्रू भी होता है, स्टेम के थ्रू और रूट्स के थ्रू भी होता है, तो वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। जबकि जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स, वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है सॉइल से, ठीक है। किसकी हेल्प से, रूट्स की हेल्प से। रूट्स उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, जाइलम ट्यूब्स होती हैं। इसी वजह से जो एरो जो शो किया गया है जाइलम ट्यूब्स में वो अपर साइड में है, जबकि फ्लोएम में बोथ साइड में है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है प्लांट्स में, जिसमें 2 ट्यूब्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम फूड के लिए होती है, जाइलम वाटर और मिनरल्स के लिए होती है। ओके, तो इतना ही काफ़ी था आप सभी के लिए। और लास्ट एक टॉपिक है बस इसमें, ट्रांसपिरेशन। अगर मैं ट्रांसपिरेशन की बात करूं तो ट्रांसपिरेशन सिंपल सा टॉपिक है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस। तो यानी वाटर का लॉस होना किसकी, लीफ सरफेस से, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। ये हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। तो लीफ में आपको पता है पोर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो कि नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देते। किसकी हेल्प से दिखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें दिखाई देते हैं। जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये 3 प्रोसेस परफॉर्म करते हैं एक साथ, और इसी की वजह से क्या है, वाटर का लॉस होता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं, ठीक है। वाटर लेवल्स और बेसिकली रूट्स क्या है, एब्जॉर्ब कर रही हैं, किसकी हेल्प से, जाइलम ट्यूब्स की हेल्प से। अब वो कहाँ पहुँचेगा, लीफ के एंड तक पहुँचेगा। लीफ के एंड तक पहुँचेगा तो वाटर क्या है, इसी ड्यूरेशन में क्या है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, यानी वाटर का लॉस होता रहता है। तो इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, तो इतना ही था आपके सेशन में। होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कुछ भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि साइंस की सीरीज़ में और स्पेशली ज्योग्राफी की सीरीज़ में आप किस टाइप के लेक्चर्स चाहते हैं, देन आई विल क्रिएट those type lectures. Okay, thank you, bye.